अमरावती से आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके एमएलए शौहर रवि राणा को आज मुंबई की सेशन अदालत ने मशरूत जमानत दे दी। दूसरी जानब नवनीत राणा को आज रिहा कर दिया गया। नवनीत राणा गुज़िश्ता 11 दिनों से बाइकल्ला जेल में बंद थी और आज 12वें दिन इन्हें खराबी सेहत के बायस कब्ल अज वक्त रिहाई दी गई। दर हकीकत कवायद के मुताबिक इन्हें शाम 5 बजे रिहा किया जाना था। साथ ही नवनीत राणा के शौहर की रिहाई भी तलुजा जेल से 5 बजे तक हो सकती है। रिहाई के बाद नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी तिब्बी जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सालिम की अर्जी पर फैसला महफूज रखा है। अबू सालिम ने अर्जी में हिंद पुर्तगाल हवालगी मुआहदे का हवाला दिया, जिसके तहत मुआहदे के मुताबिक कैद की मद 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। वाज़ेह हो कि 2017 में अबू सालिम को मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार ब्लास्ट केस में इसके किरदार के लिए मुजरिम ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। खबर हरियाणा से, जहां पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। करनाल से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन्हें बिस्तारा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। इनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। करनाल के एसपी का कहना है कि चारों मुश्तबा दहशतगर्द हथियारों की खेप तेलंगाना भेजने वाले थे। एसपी ने यह भी बताया कि इससे पहले 2 जगहों पर ये लोग आईडी सप्लाई कर चुके हैं। मधुबन पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी इस मामले की जांच करेंगे। जैसे ही हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली, जो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है, उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी मैंने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी। और इसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उससे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है। वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में BSF को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर BSF को एक टनल का पता लगा है। बताया जाता है कि कल शाम 5:30 बजे के करीब एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान इस टनल को पाया गया। 150 मीटर लंबी यह टनल सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके के 50 मीटर अंदर है। इस सिलसिले में मजीद जांच की जा रही है। BSF का कहना है कि टनल का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के मिलिटेंटों के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया। IG BSF जम्मू DK बोरा ने कहा कि चौकस जवानों ने BOP चेक फकियारा के पास इस टनल का पता लगाया है। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए जवानों की सताइश की। इनका कहना है कि ऐसा लगता है कि यह टनल हाल ही में रिवायती तरीके से खोदी गई है। टनल का
सिरा 2 फीट का है। यहां रेत के 21 बैच मिले हैं। इस टनल को लेकर पाकिस्तान के साथ एहतिजाज भी दर्ज किया जाएगा। जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और उसी जगह मौजूद हैं जहां पे बीएसएफ को एक टनल मिली है जो कि पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई। और मैं कोशिश करूंगा जी आपको टनल दिखाने की। आप ये देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर की लगभग टनल है और जहां हमारी फेंसिंग लगी हुई है वहां से 50 मीटर तक ये टनल है। और आपको बता दें 150 फुट की ये टनल है। इसी की माध्यम से जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक साजिश थी आतंकियों को इस पार भेजने की, उसको बीएसएफ ने नाकाम किया है। जैसा कि आपको बता दें कि जम्मू के सुजमा में जो एक मिलिटेंट अटैक हुआ था उसके बाद जो गिरफ्तारियां हैं उसमें ये साफ निकल के आया था कि सांबा का जो एक तार जुड़ रहे थे कि सांबा से इन्फिल्ट्रेशन या सुरंग के माध्यम से किया, तो तभी से ही बीएसएफ द्वारा एंटी टनल जो ऑपरेशन है वो जारी था। और लगातार उसी कोशिश को कामयाब होते हुए बीएसएफ जवान, अलर्ट जवानों ने इस टनल को डिटेक्ट किया और पाकिस्तान की एक और साजिश जो थी उसका पर्दाफाश किया। श्याम सुंदर, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा। प्रशांत किशोर ने फिलहाल कोई सियासी पार्टी तश्कील न देने का ऐलान किया है, लेकिन वो बिहार में सियासी बदलाव लाने के लिए अपने तौर पर कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीके ने कहा कि बिहार 30 साल के लालू और नीतीश कुमार राज के बाद भी पसमानदा है। तरक्की के मुख्तलिफ अशारियों पर रियासत दीगर रियासतों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत को तरक्की की राह पर ले जाने और सियासी बदलाव लाने के लिए नई सोच और नई कोशिश की जरूरत है। पीके ने कहा कि यह तब्दीली तनहा नहीं लाई जा सकती। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करने का उन्होंने ऐलान किया। ये यात्रा चंपारण से 2 अक्टूबर को शुरू होगी। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा करेंगे। प्रशांत जी, पदयात्रा की नौबत क्यों आ गई बिहार में? इसमें नौबत का क्या है, हम लोगों ने जैसा आपको बताया कि 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद आज उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, जैसे जिसकी मैंने चर्चा अभी की है। लेकिन उनके अच्छे कामों के बावजूद सच्चाई ये है कि 30 वर्ष के बाद देश में बिहार आज भी सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज देश में सबसे निचले पायदान पर है। तो उसको जो हमने पीछे 15 साल या 20 साल का जो रास्ता हमने तय किया है या जो रास्ता हमने अपनाया है, स्वाभाविक है कि अगर बिहार को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में जाना है, अगर हमें 10 साल 15 साल में अपनी जर्नी अलग करनी है तो उसके लिए एक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि ये नई सोच या नया प्रयास किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। ये बिहार के लोगों की सामूहिक सोच का ही से ही संभव है। वो लोग बिहार में जो बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, जो बिहार के मुद्दों को समझते हैं, जो लोग यहाँ की समस्याओं को सुलझा सकने की काबिलियत रखते हैं और सबसे बढ़ के बिहार के लोगों
जिनके मन में बिहार को बदलने का एक जज्बा है, इन सारे लोगों को, ऐसे लोगों को अगर हम एक साथ लेकर आएंगे और वो मिलकर कोई अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो उससे मुझे लगता है कि बिहार की दिशा और दशा बदल सकती है। किसी दल के साथ क्यों नहीं जा रहे, या तो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या फिर अन्य किसी दल के साथ जाने के बाद? ये दल या जो नेता हैं जिनके साथ मैंने पहले काम भी किया है, इन्होंने तो पिछले 30 साल बिहार को चलाया है और इनके प्रयासों के बावजूद हम हैं जहां पर हैं। इनके प्रयासों के बावजूद बिहार की स्थिति जो है वो आपके हमारे सामने है। तो फिर उन्हीं दलों के साथ जाकर फिर वही प्रयास करने से तो कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं कोई दल बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सोच को लेकर पब्लिक में, जनता में हमें जाना है। जाने के माध्यम कई हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा लोगों से मिलना है तो मुझे उसके लिए प्रयास करना होगा, मुझे पदयात्रा करनी पड़ेगी, मुझे लोगों के घर घर जाकर मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। बिहार के हर शहर, गांव, गली गूचे, मोहल्ले में अगर मुझे जाकर लोगों को मिलना है, उनको समझना है, तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा की घोषणा करी। नीतीश कुमार से भी मिलना था आपको, लेकिन आप नहीं मिल पाए। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मेरे उनसे बहुत मधुर संबंध हैं और जब भी नीतीश जी बुलाएंगे उनसे नहीं मिलने का सवाल नहीं है। मिलने की एक जगह बात थी, जो किसी कारणवश में कहीं फंसा रह गया, मैं नहीं जा पाया। आगे जब कभी भी बुलाएंगे तो जाकर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 सालों की जिक्र आप हमेशा करते हैं कि 30 साल बिहार में कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही, मैंने इसकी उलट बात कही है। मैंने ये कहा कि 30 साल में जो काम हुआ, जो विचारधारा से सरकारें चली, उसके बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। मैंने किसने क्या नहीं किया, मैं तो उलट बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि लालू जी के टाइम में जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनको जबान दी, उनको आवाज आई, उनको आवाज दिया गया, सामाजिक न्याय की बात हुई। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के काल में आर्थिक विकास हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि सड़कें और बिजली बनी है। लेकिन ये सच्चाई है। तो दूसरी सच्चाई ये भी है कि इन सब के बावजूद बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य है। तो आगे का रास्ता वो नहीं हो सकता है जिस रास्ते पर चलकर हम पत्र भी मांग रहे हैं नीतीश कुमार से आपकी। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा तो मैंने ये कहा कि आपको सरकार से मांगना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति या किसी इशू पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे पहले बिहार के लोगों के साथ रह के, समझ के, बात को जब तक मैं गंभीरता से समझूं नहीं, तो अब तक मैं कोई टीका टिप्पणी किसी स्कीम पर, किसी इशू पर नहीं करना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी होगी जन स्वराज? मैं ये नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको बताया कि जो समाज में लोग हैं जो इस सोच से अपने आप, इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या रख सकते हैं, अगर वो सब साथ में आए और वो एक समय पर ये तय करें कि हमें पार्टी बनानी है, तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके चुनाव में क्या भूमिका? भाई, अब चुनाव का तो अभी है नहीं, बिहार में कोई चुनाव है नहीं, तो अभी से उसकी बात करना बेमानी है। तो बिल्कुल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब कहा जा सकता है कि मैदान में आ चुके हैं और अब पदयात्रा करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की है, आने वाले दिनों में वो एक मुख्य धारा की सियासत में नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह चौधरी ने जुनूबी दिल्ली में निदामी कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई के लिए एमसीडी पुलिस को शेड्यूल दे चुकी है, लेकिन मतलूबा पुलिस फोर्स मुहैया नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से तय प्रोग्राम को मौखर कर दिया गया है। न्यूज 18 से बातचीत में राजपाल सिंह ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक वो चेयरमैन है, सारे तजावुजात हटाकर रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल जी। राजपाल जी, आज जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जो ड्राइव कल से आपने शुरू की, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। आज हमारे को जो हमने प्रपोज किया था आज का प्रोग्राम, लेकिन पुलिस बल ना मिलने के कारण हमें ये आज प्रोग्राम जो है एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन जैसे पुलिस फोर्स हमें मिल जाएगी, हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देंगे। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया जाएगा, लेकिन बुलडोजर के नाम से ही वहाँ पर बहुत सारे जो लोगों ने दुकानें लगा रखी थी वो हटा दी है, साफ कर दिया है उस इलाके को। अच्छी बात है, जो कानून का सम्मान करेगा, कानून भी उसका सम्मान करेगा। जो लोग अपनी इस तरह की अवैध गतिविधियों को वहाँ से समाप्त कर लेंगे तो हम उनके धन्यवादी भी रहेंगे, और जिन लोगों को कानून के मान और सम्मान को मानना चाहिए वो मानेंगे, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सर, 13 मई तक के लिए जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें तमाम इलाके थे, जिसमें शाहीन बाग भी है। जिस तरीके से आज फोर्स की समस्या यहाँ पर हुई, तो क्या लगता है कि वहाँ के लिए फोर्स मिल पाएगी और कब तक मिल पाएगी?
इसके भविष्य के बारे में कहना संभव नहीं है। आज प्रेजेंट पोजीशन की बात कर लें तो आज जो फोर्स मिलनी थी वो नहीं मिली, लेकिन हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। वो सब सारा हमने जो रोड मैप है वो बना करके दिया हुआ है। अब पुलिस ने हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हम उस पर आगे काम करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर कि आपने कहा कि कार्रवाई करनी है, पुलिस फोर्स नहीं मिल पाया, तो क्या कोई अगली तारीख इसके लिए तय की जाएगी? अब बात करके पुलिस के अधिकारियों से भी और अपने अधिकारियों के साथ भी सामान्यता बना करके दूसरी डेट हम ऑर्गेनाइज करेंगे डेफिनेटली। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल जोन के चेयरमैन। जिस तरीके से उनका कहना था कि जो कार्रवाई होनी थी वो पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण नहीं हो पाई है, लेकिन वो लगातार इसके लिए संपर्क में है और जैसे ही पुलिस फोर्स उनको मिलेगी, बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलती रहेगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर घमसान जारी है। एमएनएस ने मसला हल होने तक तहरीक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है, जिससे सियासी और समाजी सतह पर लहरें उठ रही हैं। इस बीच 26 मस्जिदों के मुंतज़मीन ने फजर की अजान लाउड स्पीकर पर न देने का अहम फैसला किया। बीती शब जुनूबी मुंबई में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुंतज़मीन ने लाउड स्पीकर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल करने की बात कही। इस मीटिंग में मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्रीपाड़ा के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। हमारे यहाँ हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है, बिना माइक के। सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो बिना माइक की दी गई है। अभी कोर्ट इसको ऑर्डर है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा ना वो चीज़। मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंशाल्लाह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुत्तफिक फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे और न किसी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उसका अपने सर आँखों पर कि हम 10 से 6 के बीच में ये माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए और सब लोगों ने मिलके बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, सारे उलमा इकराम ने बैठ के एक राय की है कि भाई ये माहौल अगर अजान 10 से 6 बजे तक के अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर उसके मुताबिक अगर हम लोग चले तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर से एक अच्छे मैसेज देने के लिए, एक बम्बई शहर का माहौल नहीं खराब हो, इसके लिए हम लोगों ने सब मिलकर फैसला किया है। तमाम मसलक के, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग एक जगह जमा होकर एक फ़ैसला बगैर किसी दबाव के एक ही आवाज़ में लब्बैक कहते हुए जो फ़ैसला हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मस्जिद हरी मस्जिद मदनपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के मस्जिद के ज़िम्मेदार और बहुत से लीडरान और दानिश्वर मौजूद थे। उसमें यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह इस बात की गारंटी देते हैं कि इसकी पूरा इसका हम पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के किसी भी किस्म का ऐलान, अजान लाउड स्पीकर और माइक पर नहीं होंगी। इसका हमने सब मिलकर एक आवाज़ में फैसला किया है। जो भी बिना परमिशन लाउड स्पीकर चालू है उनके लिए कुछ हद तक हमने परमिशन लेने के लिए कहा है। सभी धार्मिक स्थलों पे जो भी लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगाना चाहते हैं उन्होंने परमिशन लेनी चाहिए। ये सबको कानून एक जैसा है, सबको उसकी अमलबजावनी करनी चाहिए। कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर इसमें कुछ सवाल खड़े किए, उनके लिए ही ये ऐसे नोटिस दी गई है। इसके बारे में अगर गलत तरीके से कोई उग्र आंदोलन चालू रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जमानत अर्जी पर आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 बजे के बाद समाअत होगी। इस मामले में 28 अप्रैल को यूपी हुकूमत ने कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर कुछ और हकायक पेश करने के लिए वक्त मांगा था। आजम खान के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात में 72 मुकदमात दर्ज हैं। इनमें से 71 मुकदमात में आजम खान को जमानत मिल चुके हैं। सिर्फ एनिमी प्रॉपर्टी केस में अभी तक जमानत नहीं हुई है, जिसके लिए आजम खान की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आजम खान के खिलाफ यह मुकदमा अजीम नगर पुलिस स्टेशन में 2019 में दर्ज किया गया था। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील में वाक़े इस्लामिया मदरसे पर बुलडोजर चला है। लोगों की शिकायत है कि दस्तावेजात और नक्शे दिखाने के बावजूद कार्रवाई की गई और अफसरों ने कोई बात नहीं सुनी। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इनके पास नक्शे और कागजात हैं। वहीं नगरपालिका इंतजामिया का कहना है कि स्कूल की तामीर नाजायज थी। भारी पुलिस फोर्स के साथ इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज मुल्क से बगावत के कानून यानी आईपीसी की दफा 124(a) की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। अदालत ने इस केस से जुड़े सभी फरीकों को तहरीरी दलील सनीचर तक पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने मरकज से इस मामले में पीर तक जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने को कहा। केस को 7 जजों के आईनी बेंच के हवाले किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में भी अदालत गौर खौज करेगी। मुल्क में कोरोना के 3,275 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,010 मरीज शिफायाब हुए, जबकि इसी अरसे में 55 मरीजों की मौत हुई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,719 हैं। खबर यूपी से है, जहां ललितपुर में जिले में नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मुलजिम एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में कल 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहा कि मुतासरा की मां की शिकायत के मुताबिक चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नामी मुलजिमीन ने 22 अप्रैल को इसकी बेटी का अगवा किया था और इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी। इल्जाम है कि मामले की शिकायत करने पहुंची बच्ची की थाना इंचार्ज ने इस्मत दरी की। इस वारदात पर अपोजिशन जमातें योगी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।